नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज जो डेट है, आज है 24 दिसंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दरअसल ये जो हमारा करंट अफेयर होता है वो आगामी आप जो भी परीक्षा देंगे, लेखपाल के देंगे, शिक्षा स्वास्थ्य अधिकारी की वैकेंसी का फॉर्म फिल करेंगे या जो भी फॉर्म आप फिल करेंगे पीसीएस आरओ का, उसमें ये करंट अफेयर्स हमारा क्या आपके लिए उपयोगी होगा। और हमारा ये लक्ष्य है कि आगामी जो भी परीक्षाएं आपकी हो उन सभी परीक्षाओं में आप 100% प्रश्नों को सही कर पाने की स्थिति में हो। ये हमारा क्या है, अल्टीमेटली टारगेट है। तो आइए बिना देरी के आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक सूचना, नवंबर और दिसंबर का जो इकट्ठा एक वीडियो मैं आपको जो है जनवरी के प्रथम सप्ताह में और नवंबर माह का अभी मैं आपको संडे तक रिलीज कर दूंगा और दिसंबर माह का मैं आपको जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में या 1-2 तारीख को मैं कर दूंगा। तो जिनको आरओ मेंस देना है वो 2 महीने का करंट अफेयर देख लेंगे और बाकी के लिए अगर आप लोग कहेंगे तो उसके लिए भी हालांकि ऐप पे तो ऑलरेडी मौजूद है। तो जो आरओ मेंस दे रहे होंगे वो लोग ऐप के माध्यम से, जो लोग हमारे यहाँ पे स्टूडेंट होंगे वो लोग ऐप के माध्यम से अपना करंट अफेयर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। कल हमने प्रश्न पूछा था आपसे कि ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह किस कंपनी का है अपने आप पे, तो आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। आप लोगों को इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। आइए आज का टॉपिक देखते हैं। पहला, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जिसको हम डीआरडीओ बोलते हैं और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू ने अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण एमओयू यानी कि समझौता ज्ञापन पर क्या किया, अभी हाल ही में साइन किया है। और ये आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। यानी कि डीआरडीओ, अब देखो किनके मध्य में समझौता ज्ञापन पर साइन किया गया है, ये क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं, आपको ध्यान रखना है। तो डीआरडीओ और क्या, डीआरडीओ और जो आपका राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है जिसको हम आरआरयू के नाम से जानते हैं, आरआरयू, ठीक है, ने अनुसंधान यानी कि रिसर्च, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग तथा रक्षा यानी कि डिफेंस एवं आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी के फील्ड में टेक्निकल सपोर्ट के लिए तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ यानी कि उसको मजबूत करने के लिए एक एमओयू यानी कि एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया, अभी हाल ही में साइन किया है, जो कि यह हमारी हेडिंग भी है। ठीक है, इस एमओयू पर यानी कि इस समझौता ज्ञापन पर डीआरडीओ के जो वैज्ञानिक हैं एवं महानिदेशक कौन है, डॉक्टर चंद्रिका कौशिक, ठीक है, और आरआरयू के कुलपति प्रोफेसर या डॉक्टर बिमल एन पटेल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली में, कहां पर, नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो इन दोनों ने साइन किया है। इस अवसर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और कई अन्य लोग, जिसमें गणमान्य लोग जो है इसमें उपस्थित थे। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत भी रहे। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में डीआरडीओ के बारे में प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ डीआरडीओ की स्थापना और डीआरडीओ के अध्यक्ष वगैरह कौन थे। इसरो, नासा, ठीक है, और डीआरडीओ के अध्यक्षों के बारे में, इनकी स्थापना वर्ष आदि के बारे में या इनसे संबंधित जो अन्य पहले होती हैं उनके बारे में अक्सर आप एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। तो अगर कभी भी डीआरडीओ, नासा या इसरो चर्चाओं में रहे तो आपको क्या करना है, नाम याद रखना है। और अलग अलग देशों के जो अनुसंधान केंद्र होते हैं, जो उनके डिफेंस इंडस्ट्री होती है, डिफेंस सेक्टर जो होता है, ठीक है, उनसे रिलेटेड कई बार आप एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है, तो उनको भी क्या करना है, आपको याद रखना है, राइट। चलिए, इस एमओयू का यानी कि इस समझौता ज्ञापन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है भारत की रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा प्रणालियों में स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं और आत्मनिर्भरता को और अधिक क्या करना, मजबूत बनाना है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत और अमृत काल की व्यापक राष्ट्रीय दृष्टि को आगे बढ़ाती है। इसके तहत सामूहिक भागीदारी के माध्यम से सुरक्षा तंत्र को अत्याधुनिक और अधिक सक्षम बनाने की परिकल्पना इसमें जो क्या की गई है अपने आप पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपके लिए ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। ठीक है, दूसरा, क्या है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, क्या है, तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है अपने आप पे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अब इसके बारे में पूछ लेगा क्योंकि शायद आप लोग रक्षा विश्वविद्यालय के बारे में पहले नहीं जानते हो। तो चूंकि चर्चाओं में है, डीआरडीओ के साथ इसने साइन किया है, तो निश्चित तौर पर रक्षा विश्वविद्यालय पर प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है और ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में आते भी हैं अलग अलग एजेंसियों, अलग अलग संस्थाओं के बारे में, तो आपको जानना जरूरी है। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महत्व की संस्था है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा नामित रक्षा अध्ययन हेतु नोडल केंद्र के रूप में कार्यरत है। यह विश्वविद्यालय दरअसल
आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी, नीति निर्माण यानी कि पॉलिसी फॉर्मेशन, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और अकादमिक क्षेत्रों में यानी कि एकेडमिक फील्ड में व्यापक विशेषज्ञता यानी कि स्पेशलिटी रखता है अपने आप में। ध्यान दीजिएगा, एक टर्मिनोलॉजी यहां पर क्या आई, यूजीसी। क्या, यूजीसी, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं। अगर आप लोग यूजीसी का एग्जाम देते होंगे, नेट का एग्जाम देते होंगे, तो उसमें यूजीसी के बारे में आप डिटेल्स पढ़ते होंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालयों को, जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी होती हैं, UNIVERSITY, जो भी यूनिवर्सिटी हमारी होती हैं, उन यूनिवर्सिटीज में क्या काम करता है, उन यूनिवर्सिटी को मान्यता और अनुदान आदि देने का कार्य कौन करता है, यूजीसी करता है। जरा मुझे फटाक से आप लोग उत्तर दीजिए कि यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, ये पूछता है, यूजीसी के अध्यक्ष के बारे में प्रश्न पूछ लेता है कई बार, तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। और डीआरडीओ के बारे में जानते होंगे। डीआरडीओ भारत का शीर्ष रक्षा अनुसंधान संगठन है, जो देश की सशस्त्र सेनाओं और सुरक्षा एजेंसियों के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों और प्रणालीगत समाधानों का विकास करता है। दोनों संस्थानों के बीच इस समझौते से अकादमिक ज्ञान, एकेडमिक नॉलेज, व्यवहारिक प्रशिक्षण, परिचालन अनुभव और अत्याधुनिक तकनीक का एक सशक्त संयोजन तैयार होगा अपने आप पे। तो दोनों डीआरडीओ और ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय मिलकर के देश के लिए काम करेंगे और अपनी आत्मनिर्भरता को और मजबूत करते हुए स्वदेशी प्रणालियों पर आधारित नए टेक्नोलॉजीज को, नए चीजों को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है अपने डिफेंस सेक्टर के लिए खासकर। ठीक है, समझौते के तहत अनुसंधान परियोजनाएं रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी उभरती चुनौतियों पर तकनीकी और नीतिगत अनुसंधान तथा पीएचडी और फेलोशिप कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। इसके माध्यम से युवा शोधकर्ताओं और सुरक्षा विशेषज्ञों को उन्नत अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा विशेषीकृत प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि कार्यक्रम भी लागू किए जाएंगे, यानी कि अलग अलग लोगों को इसमें ट्रेनिंग किया जाएगा और जो रिसर्चर हैं अपने आप में, जो फेलोशिप प्रदान जो पाते हैं, जो अभ्यर्थी और जो इस पर काम कर रहे हैं, उनको इसमें आगे बढ़ने का और रिसर्च करने का और मौका मिलेगा। तो ये निश्चित तौर पर देश की प्रगति के लिए क्या है, आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब इसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न आ जाएगा जिसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, बताइए। 2 कॉपी रख लीजिएगा, एक कॉपी टास्क की जहां पर मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है, और एक जिसमें आपको मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखना होता है मेंस के पर्सपेक्टिव से, पीसीएस वगैरह के लिए। डीआरडीओ और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू के बीच हस्ताक्षरित एएमयू का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विदेशी रक्षा तकनीकों का आयात बढ़ाना, रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा में स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करना, केवल सैन्य अधिकारियों की प्रशिक्षण देना या आंतरिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। अभी हमने आपको बताया है, जल्दी से आप मुझे बताओ कि इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या हो जाएगा। बताओ, देखते कौन बता है। इसको भी आप लोग काउंट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन को आपने सही किया व्याख्या पढ़ते हुए। तुरंत व्याख्या पढ़ रहे, तुरंत उसका प्रश्न देख रहे हैं, कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संभवतः यही होगा ना, कि देखते हैं क्या होता है, बी ही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, पानी का जहाज अंजदीप, ये अभी भारतीय नौसेना की तीसरी पनडुब्बी है और इसको अभी भारतीय नौसेना में भी हाल ही में क्या किया गया है, इसको शामिल कर लिया गया। यानी कि भारतीय नौसेना में तीसरी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जहाज है, दूसरे पानी का जहाज अंजदीप शामिल किया गया। तो ये क्या है? ये जो है जहाज है अपने आप पे। ठीक है, ये जहाज है एक तरीके से। भारतीय नौसेना में तीसरी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज अंजदीप शामिल किया गया है। किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ये कई बार प्रश्न पूछता है इस एग्जाम में आपके। तो ये जो निर्मित किया गया है, ये दरअसल गॉर्डन रिज से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया। तो ये फैक्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको टिक लगा लीजिए कि भाई किसके द्वारा विकसित किया गया। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग कॉपी लेके बैठिए और मेन पॉइंट आप नोट करते रहिए, ये बहुत जरूरी है। पीडीएफ अभी मैं नहीं दे पा रहा हूं, माफ कीजिएगा इसके लिए। जल्द ही कोशिश हमारी होगी मैं पीडीएफ को आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूं। टेलीग्राम का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिकोड एग्जाम का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा इसका। ठीक है, 8 एसएसडब्ल्यू पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाजों में से एक यानी तीसरा अंजदीप जहाज 22 नौसेना में कब शामिल किया गया? दिसंबर 2025 को चेन्नई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कई बार, तो आपको इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, इसमें 2 दिन फैक्ट आपके सामने और हैं
और लगभग 77 फीट 77 मीटर लंबाई वाले ये जहाज भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वाटर जेट युद्धपोत हैं और अत्याधुनिक हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी रोधी रॉकेट और उथले पानी के सोनार से सुसज्जित हैं। यह पानी के नीचे खतरों का प्रभावी ढंग से पता लगाने और उनसे निपटने में सक्षम हैं। इसीलिए ये नौसेना के लिए क्या है, उपयोगी है। और चूंकि स्वदेशी तकनीक से बनाए गए हैं, अपने आप पे मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाए हैं, इसलिए ये आवश्यक हो जाता है। ठीक है, ये जहाज नौसेना की पनडुब्बी रोधी, तटीय निगरानी और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं से मजबूत होंगे अपने आप पे। तो निश्चित तौर पर जो इंडियन नेवी है, इससे इसकी ताकत क्या होगी, और मजबूत होगी। और आपको मैंने बार बार बताया हुई है कि लगातार सरकार का यह प्रयास है कि हम लोग जो है डिफेंस सेक्टर में अपने आप को क्या करें और मजबूत कर पाए अपने आप पे। तो इसके लिए ये जो जहाज अभी शामिल किया गया है नौसेना में, निश्चित तौर पर हमारी शक्ति को क्या करेगा, और ज्यादा मजबूत करेगा। ठीक है, चलिए। दरअसल यह जहाज 2003 में सेवामुक्त पूर्ववर्ती पेट्या श्रेणी के युद्धपोत INS अंजदीप का पुनर्जन्म है, यानी कि इसको रिकॉल किया गया तरीके से। जहाज का नाम कर्नाटक के करवार तट पर स्थित अंजदीप द्वीप से लिया गया है, जो भारत के विशाल समुद्री क्षेत्र की रक्षा प्रवृत्ता को रेखांकित करता है। अब ये अंजदीप जो द्वीप है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मैं टास्क आपको देता हूं आज का कि भाई आपको क्या करना है, अंजदीप, ठीक है, अंजदीप जो ये आपका क्या है, द्वीप है, इसके बारे में पढ़ेगा। अच्छा, कई बार छोटी छोटी डिफिनेशन पूछ लेता है आप एग्जाम में। द्वीप किसे कहते हैं, क्या होता है द्वीप, बताइएगा मुझे। एक तो द्वीप क्या होता है ये मुझे कमेंट करके बताइए, और अंजदीप द्वीप के बारे में अगर कोई फैक्ट आपको मिलता है तो उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में इसको हम पूछ सकते हैं। ठीक है, शायद पहली बार आप अंजदीप द्वीप के बारे में पढ़ रहे होंगे, संभवतः किताबों में नहीं मिलता ऐसा मिलता, लेकिन इसको पढ़ लीजिए क्योंकि चर्चाओं में है। अब देखो, चर्चाओं में देखो क्या है और कैसे कैसे प्रश्न पूछ लेगा, ध्यान दीजिएगा। चर्चाओं में अंजदीप जहाज है, लेकिन अंजदीप जहाज के बारे में ना प्रश्न पूछ करके आपके एग्जाम में अंजदीप द्वीप के बारे में प्रश्न पूछ लेगा, और आप एकदम से जो है क्या कहते, गोलगप्पे ऐसा हो जाएगा जीवन आपका। अरे सर कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे ही प्रश्न पूछता है। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी कोई टॉपिक चर्चाओं में रहे तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो जानकारी आपको है वो होनी चाहिए बॉस। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, अब इस पर प्रश्न बन जाएगा आसान सा, तो अब बताइए आप भाई इसका प्रश्न क्या उत्तर क्या हो जाएगा। अंजदीप को किस शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है, ठीक है, तो बताइए। नंबर 1, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, गॉर्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा, या हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अभी हमने जस्ट आपको बताया था, तुरंत मुझे इसका उत्तर बताइए क्या होगा। आप चाहे तो कमेंट कर दीजिए। चलिए बेटा, आज कमेंट करके देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, बताइए। चलो कमेंट करो भाई साहब। अभी चैटियाना होता है आपको, खट 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 मैसेज, गुड मॉर्निंग, गुड हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। तो अभी इसमें मैसेज करने में क्या जा रहा है आपको, मतलब कमेंट करने में रुका हुआ वीडियो, आगे नहीं बढ़ूंगा। बताइए इसका उत्तर मुझे आप बताइए तुरंत कमेंट करके, देखते हैं कि कितना। आप अभी लाइव देख रहे हैं तो भी बताइए इसका उत्तर, और आप बाद में देख रहे हैं तो भी आप इसका उत्तर बताइए। ठीक है, चलिए बताइए भाई साहब, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बताइए। मैसेज करने एकदम फास्ट रहते हैं आप लोग। इसका उत्तर हो जाएगा बॉस सी वाला, गॉर्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा दरअसल अंजदीप को क्या किया गया है, विकसित या निर्मित किया गया है। ठीक है ना, याद रहेगा पॉइंट। चलिए, और अंजदीप द्वीप के बारे में पढ़ लीजिएगा एक बार, ये मैं कल आपसे पूछूंगा बॉस। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं कि अगर मेरे अनुसार आप चलेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं 15 दिन आप काम करिए मेरे अकॉर्डिंग, आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। 15 दिन करके देखिए, जितना मैं आपसे कहता हूं, ये आप में एक अलग मोटिवेशन मिलेगा आपको। लेकिन आप नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा। चलिए, राष्ट्रीय गणित दिवस दरअसल 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2012 में संभवतः जो है सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया गया था। जो मैथमेटिक्स के जो भी स्टूडेंट होंगे, +2 वाले या बीएससी वाले, एमएससी वाले, वो डेफिनेटली इस दिवस के बारे में आप जानते होंगे। आपके यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इस दिवस पर जो है कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो रामानुजन जो महान भारतीय गणितज्ञ हैं, कौन, श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के अवसर पर यह मनाया जाता है।
और इनका जन्म, रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। दिसंबर माह वाले जो जन्म वाले लोग होते हैं वो बड़े लकी होते हैं, नहीं जैसे कि मैं, ठीक है। तो ये दिसंबर माह में जिनका बर्थडे होता है भाई साहब बहुत लकी होते हैं। डोंट वरी, सभी लोग लकी होते हैं, ऐसा ज्योतिष में कहा गया है। दिसंबर वाले लोग जो है बहुत लकी होते हैं। हालांकि लक हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है, नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान को सम्मान देने और युवाओं में गणित के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2012 में, ठीक है, इस दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया था। एक सूचना मैं आपको दे दूं कि दरअसल क्रिसमस, नए वर्ष और मेरे जन्म दिवस के अवसर पर 28 दिसंबर जो कि मेरा पड़ता है बर्थडे, उस अवसर पर, ठीक है, उस अवसर पर आप लोगों के लिए 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो ये विशेष ऑफर आपको जो है शुरू हो गया है। आप चाहें तो हमारे डिकोड एग्जाम के ऐप पे जाकर के जो भी कोर्सेज होते हैं उसमें लगभग छूट आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज में 50% का डिस्काउंट हमने कर दिया है, विशेष छूट की है। कुछ कोर्सों में 50% का डिस्काउंट है, कुछ कोर्सेज में नॉर्मल डिस्काउंट है, लेकिन है डिस्काउंट। तो ये आप 3 अवसरों पर इसकी छूट पा सकते हैं। 28 को मेरा बर्थडे है, उसकी छूट, और क्रिसमस, और इसके अलावा जो है आपका 9 वर्ष के अवसर पर, ठीक है। चलिए, डिटेल्स जानकारी अगर आपको चाहिए होगी या मुझसे अगर आपको बातचीत करनी तो इसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्या? 8604409201, इस पर आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं और आपकी अपनी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे, श्रीनिवास रामानुजन को संख्या सिद्धांत, अनंत श्रेणियां, सतत भिन्न और गणितीय विश्लेषण में उनके मौलिक कार्यों के लिए जाना जाता है। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के उन्होंने ऐसे ऐसे गणितीय सूत्र और सिद्धांत दिए जिन्हें आज भी विश्व भर के गणितज्ञ सराहते हैं। उनके कई सिद्धांत आधुनिक गणित, कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी में भी उपयोगी सिद्ध हुए हैं अपने आप पे। भारतीय लोग जो भी रहे हैं, ठीक है, वो बात अलग है कि आज हम बहुत सारे रिसर्च को फॉरेन कंट्रीज के रिसर्चर के द्वारा जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा गणित, हमारा विज्ञान, हमारा अध्यात्म, हमारा साइंस बहुत आगे था अपने आप पे, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम अपने सनातन संस्कृति पर जो है भरोसा नहीं करते हैं। ये हमारी क्या विडंबना है अपने आप पे, ठीक है। वेद जो कि पूर्णतः साइंटिफिक है, वेदों को आप इतनी कपोल कल्पना है कि वेदों को लोग जो है जादू टोना कहने लगे। जादू टोना कौन किस में है भाई साहब, बताइए, मतलब क्या बेवकूफी वाली भरा काम है। तो ये बड़ी विडंबना रही अपने आप में कि हमने अपनी चीजों को नहीं समझा। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अभी तो हमने बताया आपको। बताइए, भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, 22 दिसंबर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में गैस निर्यातकों को अपनी सप्लाई का एक हिस्सा घरेलू बाजार के लिए रिजर्व करना होगा। ऐसा फरमान, ऐसा अभी निर्णय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने एक निर्णय भी हाल में और अच्छा लिया था, याद है कौन सा निर्णय? मैंने बताया था आपको कई बार। कौन सा ऐसा निर्णय है जो भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने लिया था अपने जो है लोगों की सुरक्षा के लिए, खासकर जो अभी क्या कहते हैं, एक तरीके से अंडर एज वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, किशोरों के लिए दरअसल सोशल साइट्स पर बैन लगाया गया था, याद है आपको? बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज था आपके लिए। भारत जैसे देश में भी यह होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। मोबाइल के आप लोग गलत इस्तेमाल बहुत करते हैं, है ना। चलिए, तो अभी ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने नए कानून लाने वाली योजना की घोषणा की है। इसके तहत गैस निर्यातकों को अपनी सप्लाई का एक हिस्सा घरेलू बाजार के लिए रिजर्व करना होगा। यह कानून 2026 में फेडरल पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे। इस कानून से ऑस्ट्रेलिया को लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG की सप्लाई की गारंटी मिलेगी और कीमतों पर क्या होगा, दबाव बना रहेगा। तो ये एक नया निर्णय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी आपके एग्जाम के जरूरी है। तो लगे हाथ क्या कीजिएगा, आज आप लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, ये बहुत आवश्यक है। अक्सर ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, यह कानून गैस उद्योग, अंतरराष्ट्रीय पार्टियों, समुदाय के साथ सलाह मशवरा करके बनाया जाएगा और इसके तहत एक्सपोर्टर्स को ऑस्ट्रेलिया में निकाली गई LNG का 15 से 25% घरेलू मार्केट के लिए क्या करना होगा, रिजर्व करना होगा। यही न्यूज क्या अपने आप पे इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, अब इसी पर बन जाएगा प्रश्न आपके सामने। अब आप बताइए फटाक से इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किस क्षेत्र से नए
कानून लाने की घोषणा की है। कोयला निर्यात को लेकर के, कच्चा तेल को लेकर के, गैस निर्यात को लेकर के, या फिर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के। तो इस व्याख्या के अनुसार क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? आसान है, गैस निर्यात को लेकर के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस हो गया काम, ठीक है। चलिए, नई दिल्ली में यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। हालांकि इस प्रश्न को मैंने करा दिया था, लेकिन फिर भी यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 20वां सत्र का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान देना था। अब इसी सम्मेलन में भारत के किन को अमूर्त संस्कृतियों में, धरोहर में शामिल किया गया है? आप बताइए मुझे कमेंट करके। इस सत्र में क्या क्या डिसीजन लिए गए थे, मैंने आपको डिटेल्स जानकारी दी थी आपको, ठीक है। आप बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन से स्थल शामिल किए गए थे। 8 से लेकर के 13 दिसंबर के मध्य में यह संपन्न हुआ था। तो यह डेट आपको क्या करनी है, याद रखनी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है, याद रखिएगा। 20वां सत्र रहा है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो आप बताइएगा कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, मतलब कि इसमें किन स्थलों को शामिल किया गया, भारत के किन स्थलों में, जिसमें मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक स्थल होते हैं ना, धरोहर स्थल होते हैं। मैंने बताया था कि अमूर्त धरोहर स्थल क्या होते हैं, मूर्त धरोहर स्थल क्या होते हैं। याद है आप लोग को? नहीं याद है तो एक बार देख लीजिएगा मेरा पिछला वीडियो। चलिए, ठीक है। चलिए, और इसमें कई सारे पॉइंट और मैंने बताए थे। दरअसल यह प्राकृतिक संसाधन या सत्र प्राकृतिक संसाधन संरक्षण या अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक सुरक्षा पर केंद्रित था, जो कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक विषय है। और इसके प्रभाव से सांस्कृतिक पर्यटन एवं पारंपरिक कला रूपों के समर्थन को इससे क्या मिलता है, बल मिलता है अपने आप पे। तो ये सत्र जो 20वां सत्र था अपने आप पे बड़ा महत्वपूर्ण था, और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें प्रश्न बन सकते हैं, बनेंगे ही बनेंगे डेफिनेटली। ये सब कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो पेपर में आउट टाइप के होते हैं, जिनके आने की संभावना 100% होती है, लगभग। तो ऐसे प्रश्नों को आप एक जगह पर नोट जरूर किया करिए, जहां पर मैं कहा करूं कि भाई इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए, दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित 20वें इंटर सरकारी कमेटी सत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उद्देश्य केवल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करना है। यह सत्र अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर केंद्रित है। इसमें केवल भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि का भाग लेते हैं, या विश्व आर्थिक वृद्धि पर फोकस करता है। तो इसमें ए वाले ऑप्शन में और बी वाले में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना, जो मुझे लगता है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर, कमेंट करके इसका उत्तर मुझे बताइएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे सही बताएंगे। क्या होगा इसका आंसर एग्जैक्टली? पढ़िए फिर बताइए मुझे। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं अगर ना क्वेश्चन में आए तो। इंटर गवर्नमेंटल, अंतर सरकारी, ठीक है, इसको अंतर सरकारी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो, बी हो जाएगा, बी। यह सत्र अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर क्या है, केंद्रित रहा है, कि ताकि इन्हें प्रकार के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर स्थलों को हम क्या करें, और इनको सुरक्षा प्रदान करें, और इनके लिए आगे हम बेहतर रणनीति बना सके अपने आप, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट अभी चर्चाओं में रही है, और दिसंबर 2025 में प्रकाशित किया गया इसे, और अलग अलग आधारों पर इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है। एसडीआई दरअसल 3 मूल आयामों पर केंद्रित होता है, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा गया लंबा और स्वस्थ जीवन, स्कूली शिक्षा के वर्षों के माध्यम से मापा गया ज्ञान, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा मापा गया जीवन का एक अच्छा स्तर। इन 3 आधारों पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। एक बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें, सकल राष्ट्रीय आय क्या होती है, बताओ। सकल राष्ट्रीय आय, देखो 2-3 चीजें आपके एग्जाम के लिए बड़ी आवश्यक होती हैं। एक हो गया आपका जीडीपी, ठीक है, जीएनपी, जीएनआई, ये सब आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन पर बहुत प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो स्टार्टिंग में ही सारे चैप्टर आपको दिए रहते हैं। चलिए, रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो एसडीआई मान है वो कितना है, 0.660 से अधिक दर्ज किया गया है अपने आप पे, जिससे भारत का मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट श्रेणी में बना हुआ है। यह भारत की शिक्षा, स्वास्थ्य और आय से संबंधित दीर्घकालिक सुधारों को दर्शाता है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर एसडीआई भारत के बढ़ते हुए जो उसका कद है उसको दर्शाने का प्रयास करता है कि हां, भारत में जो भी सरकारी योजना बनाई जा रही हैं
वो सामाजिक न्याय की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से बनाई जा रही है और लोगों के विकास के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लगातार सरकार प्रयास कर रही है और ऐसे में एसडीआई रैंकिंग इसमें एक अच्छा जो संकेतक हो सकती है। ठीक है, चलिए अब बताइए प्रश्न आप लोग इसी से रिलेटेड, ये कथन कारण वाला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। दिसंबर 2025 में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मानव विकास सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का एसडीआई मान 0.660 से अधिक रहा है, जिससे भारत मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट श्रेणी में बना हुआ है। एसडीआई का आकलन केवल आर्थिक आय के आधार पर किया जाता है। बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, तो बताइए। आसान सा है, कूट वाले प्रश्नों की संख्या आजकल लगातार बढ़ रही है ना, नेट वगैरह में भी आजकल खूब ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, यहां तो आता जाता है प्रश्न अपने आप पे। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये तो नहीं लग रहा मुझे भैया, मुझे 1 और 2 लग रहा है, तो 1 और 2 के आधार पर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, या 1 और 3 हो जाएगा, या 2 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंफ्यूज आइएगा नहीं, बताइएगा सही से इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखो, ए इज द राइट आंसर, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, ए ही होगा अपने आप में, तीसरा नहीं होगा, 1 और 2 हो जाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर। मेरे पर मत जाएगा, हृदय सर कहते तो यही सही होगा। ठीक है, अपना बताइए कि आप लोग क्या कहते हैं, करते हैं इसमें। चलिए, दिसंबर 2025 में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की गतिविधियां तेज हुई हैं और कई सारे अहम निर्णय लिए गए। आजकल अभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ना अपनी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बैठकों के द्वारा कई सारे अहम निर्णय लिए गए हैं। ठीक है, और उन निर्णयों में कुछ बातें मैं आपसे यहां पर करना चाहता हूं, जैसे कि अभी हाल ही में दिसंबर 2025 में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की गतिविधियां चर्चा में रही हैं। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, और आईएमएफ पर प्रश्न आप एग्जाम में खूब पूछाता है, तो आईएमएफ को आप एक बार क्या करेगा, पढ़ लीजिएगा। यह भी क्या आपका टास्क है, होमवर्क है कि आईएमएफ के बारे में तुरंत नोट बना लीजिए फट से। मुख्यालय क्या है, अध्यक्ष कौन है, इसके क्या कार्य हैं इसके। ठीक है, तो आईएमएफ ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं को देखते हुए विकास अनुमान में संशोधन किया है, और इसके अलावा डब्ल्यूएचओ द्वारा नई पैंडेमिक एग्रीमेंट पर सहमति की घोषणा भी अधिक आधिकारिक स्रोतों में दर्ज है। यूएनडीपी ने इसी माह ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जारी की है। तो अब ध्यान रखिएगा कि ये यूएनडीपी आपका, ये आईएमएफ आपका और ये डब्ल्यूएचओ, ये तीनों संगठन आपके लिए क्या है, जरूरी हो जाएंगे। इसलिए आपका टास्क है कि आप डब्ल्यूएचओ, ठीक, आप आईएमएफ और यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी आल्सो आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको बोलते हैं। क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको बोलते हैं। जानते हैं नहीं जानते हैं? तो इन तीनों के बारे में पढ़िएगा। इन तीनों के अध्यक्ष कौन हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनका मुख्यालय क्या है, और हालिया निर्णय इनके द्वारा क्या क्या लिए गए हैं, ये तीनों फैक्ट और तीनों जानकारी डिटेल्स में आपको होनी चाहिए। इसीलिए मैंने इसको बढ़ा दिया है। ये कुछ खास न्यूज है नहीं आपके लिए, लेकिन इनके द्वारा क्या क्या निर्णय लिए गए हैं ये बहुत अहम है आपके लिए। हाल फिलहाल में इन संगठनों ने कहां कहां पर कौन कौन सा सम्मेलन आयोजित किया, यह भी आपको जानना जरूरी है। इसीलिए मैंने इसको बना दिया कि भाई आप लगे, इसीलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा लगे हाथ, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, आप क्या कीजिएगा। चलिए ये छोड़ दीजिए आप। चलिए बताइए आप लोग, दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समाहित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। क्या? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे। आईएमएफ ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि अनुमान को घटाया। डब्ल्यूएचओ ने नई वैश्विक महामारी संधि पर सहमति की घोषणा की है। डब्ल्यूटीओ ने डिजिटल व्यापार पर बाध्यकारी संधि लागू कर दी है। यूएनडीपी ने मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी की है। कौन सा रॉन्ग है बताइए आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में क्या होते, पूछे जाते हैं। क्या होगा भाई बताओ, नहीं बता पाइएगा तो काम कैसे चलेगा बताइए। सही नहीं, रॉन्ग पूछा है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब कि डब्ल्यूटीओ ने डिजिटल व्यापार पर बाध्यकारी संधि लागू कर दी, ऐसा भी फिलहाल नहीं हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये रॉन्ग है। चलो, राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति। तो दिसंबर 2025 की अगर मैं बात करता हूं तो अभी दिसंबर 25 में सरकार ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इस रणनीति पर, ठीक है, औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया है इसे। ठीक है, जिसे नीति आयोग के समन्वय में विभिन्न मंत्रालयों और तकनीकी संस्थानों के सहयोग से तैयार किया गया है।
इस रणनीति का उद्देश्य क्या है? भारत में एआई आधारित विकास को जिम्मेदार, समावेशी और नैतिक बनाना है। यह रणनीति जो राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति है, इससे निश्चित तौर पर क्या होगा? फायदा होगा। क्योंकि अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल नहीं किया बॉस, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यह समाज के लिए क्या होगा? गलत होगा अपने आप पे। जैसे एक दिन मैंने आपको पढ़ाया था डीप फेक वीडियो, है ना, इस पर एक ऐसे ही मैंने कराया था कि बढ़ते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस दौर में डीप फेक वीडियोस और डीप फेक टेक्नोलॉजी बहुत लगातार बढ़ रही है। इससे एक बहुत बड़े स्तर का नुकसान हो रहा है वैश्विक स्तर पर, नॉट ओनली इन इंडिया, आफ्टर ऑल जितना भाई कंट्री है सब में जो है ये चीजें दिक्कत कर रही है अपने आप में, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी में, रणनीति में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि इन क्षेत्रों में एआई के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने, लागत कम करने और सेवा गुणवत्ता सुधारने की व्यापक संभावनाएं हैं। यानी कि इसमें चीजें और बेहतर करने का प्रयास किया गया है ताकि बेहतर चीजें हो सके, और इसके माध्यम से, एआई के माध्यम से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ाते हैं, आगे मजबूत करते हैं। एजुकेशन में हम एआई का इस्तेमाल खूब कर रहे हैं, हेल्थ में हम कर ही रहे हैं अपने आप में। शहरी शासन, ई गवर्नेंस, एआई के माध्यम से ई गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को हम लोग और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके बड़ी आवश्यक हो जाती हैं। इसलिए हमने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति बनाई है ताकि हर क्षेत्र में हम बेहतर विकल्पों के साथ हम बेहतर कार्य कर पाने में क्या हो सके? सक्षम हो सकें। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, और आपके मेंस में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति पर मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि क्या रणनीति है और इससे हम किस प्रकार से जो है हम अलग अलग जो चुनौतियां हमारे सामने एआई को लेकर के हैं उन चुनौतियों का हम समाधान कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न आपके इस टॉपिक से बन सकता है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति बनाई गई है, इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, यह प्रश्न नोट करो जरा फटाफट। यही प्रश्न आज आपका टास्क है, क्योंकि आज मैंने लास्ट में नहीं दिया था प्रश्न कि बताइए आप लोग हाल ही में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति बनाई गई है, तो इसके माध्यम से किस प्रकार से हम, इसके क्या मुख्य उद्देश्य हैं और एआई से संबंधित जो चुनौतियां हैं उनका समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। ऐसा प्रश्न आप एग्जाम में बन जाएगा। तो इस पर आप लोग क्या कीजिएगा? एक उत्तर मुझे लिख करके भेज दीजिएगा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8660440921 पर, ठीक है ना। चलिए, और इस पर एक निबंध भी आप लोग लिख लीजिएगा एआई पर। चलिए, बस बाकी छोड़ दीजिएगा आप लोग। तो अब ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट था और इसको आप मेंस की पर्सपेक्टिव से क्या करिएगा? रेडी कर लीजिएगा। जो दूसरी कॉपी आपने बनाई होगी ना मेंस वाली, उसमें नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। चलिए, दिसंबर 2025 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह रणनीति नीति आयोग के समन्वय में जारी की गई है। रणनीति में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। रणनीति के अंतर्गत एआई के उपयोग को पूरी तरीके से निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया है। क्या होगा इसमें से उत्तर बताइए? क्या हो जाएगा उत्तर इसका? बताइए भाई। कुछ ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, आप लोग पता नहीं कैसे इसमें गलती करके चले आते हैं भाई साहब। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? एग्जैक्टली आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए वाला, यानी 1 और 2 सही है, ये तीसरा नहीं सही है, बस 1 और 2 यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अब आपके सामने आज का अभ्यास प्रश्न आ गया। बताओ भारत सरकार ने किस वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया है? ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न तो कभी नहीं देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, आज ही मैंने कराया भी है। इसका उत्तर मुझे ज्यादा लोग दीजिएगा प्लीज। आप लोग 100, 125, 150, 200 लोग देखते हो लेकिन आप कमेंट नहीं करते, बहुत विडंबना है मेरे लिए। भाई साहब कर दिया करिए, क्या दिक्कत हो जाएगी आपके लिए? गुरु दक्षिणा मांग कर लीजिए कमेंट, है ना, इससे लगता है कि हाँ आप हैं सिंसियर। चलिए, कल हमने प्रश्न पूछा था आपसे LVM-3, ठीक है, द्वारा चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और वन वेव अभियानों की सफल परीक्षण क्षमता ने भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को तकनीकी, रणनीतिक, वाणिज्यिक और वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ किया है। इसका विश्लेषण निम्नलिखित, ठीक है, क्या इसका विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है। कल जो हमने प्रश्न पूछा था, जिसमें से पहला पॉइंट क्या आ जाएगा आपका? भारी प्रक्षेपण क्षमता में आत्मनिर्भरता, ठीक है। दूसरा, चंद्रयान अभियानों से तकनीकी परिपक्वता। दूसरा, फिर चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 के बारे में यहां पे लिखा गया है, और मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में मजबूती। ये सारे सिस्टम अपने आप में आप जो है लिखिएगा। बहुत अच्छा सा प्रश्न था, टफ था, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको चाहें तो यहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा सा था अपने आप में। चलो, बाकी डिकोड एग्जाम पर अभी ऑफर जो है सभी कोर्सेज, जो भी हमारे डिकोड एग्जाम कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज पर अभी ऑफर चल रहा है। आप चाहें तो जो है ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी आगे कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर
ठीक है। यहां पर आप जो भी कोर्स लेना होगा वो कोर्स लिख करके आप इस दिए गए नंबर पे आप क्या कर लीजिएगा, संपर्क कर लीजिएगा मुझसे। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट जो है न्यूज है आपके लिए, और डिकोड एग्जाम के साथ में जुड़ करके आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का वीडियो। बाकी मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डिकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।